नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे कोरोमंडल इंटरनेशनल के बारे में। कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों देश के दिग्गज कॉरपोरेट ग्रुप मुरगप्पा ग्रुप की एक कंपनी है, दिग्गज फर्टिलाइजर कंपनी है, बड़ा स्टॉक में रन अप हुआ है। नया लाइफ टाइम हाई बनने के बाद दोस्तों कुछ कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, अपने हाई से स्टॉक 10% करेक्ट हुआ है। तो इस करेक्शन में क्या ये स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का बेहतरीन टाइम है दोस्तों। हमारी टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड के जरिए हम लोग एनालाइज करेंगे कि कोरोमंडल इंटरनेशनल में निवेश करके यहाँ से किस प्रकार से बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर आप ट्रेडर हो, ट्रेडर मेंटलिटी से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये वीडियो दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना पसंद करते हैं, निवेश करके स्टॉक मार्केट से बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। हमारी इस सीरीज का पर्पज है दोस्तों कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोग किस प्रकार से स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। हम सिंपल कैलकुलेशन इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, टेक्निकल में भी और फंडामेंटल में भी। यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी सीरीज है जहां पे आपको दोनों एस्पेक्ट एक साथ एनालाइज करके बताए जाते हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर हमारी रिसर्च, हमारा डाटा, हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल की। कोरोमंडल इंटरनेशनल को हम 4 एस्पेक्ट पे चेक करेंगे दोस्तों। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी का फंडामेंटल, सेक्टर का एनालिसिस लेंगे, सबसे आखिर में कंपनी को टेक्निकली एनालाइज करेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल 1960 में स्टार्ट हुई सब्सिडरी है दोस्तों ईआईडी पेरी की। ईआईडी पेरी है जो मुरगप्पा ग्रुप की दिग्गज कंपनी है। कंपनी इसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करती है। कंपनी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स और रिटेल बिजनेस में काम करती है। कंपनी के 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों, देश के 7 अलग अलग राज्यों में 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट इसने 15,000 करोड़ रुपए की स्टॉक में रेवेन्यू की। बात करें मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी दोस्तों, क्योंकि हम लोग हमेशा पीडीसी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम लोग जो प्रमोटर ग्रुप है उसको जरूर एनालाइज करते हैं ताकि स्टॉक का आपको फंडामेंटल बेहतर तरीके से समझ आए। स्टॉक किस कैटेगरी का है, प्रमोटर कौन है। प्रमोटर ग्रुप है दोस्तों मुरगप्पा ग्रुप, साउथ इंडिया में बड़ी पहचान है दोस्तों, बड़ा ग्रुप है। 120 साल पुराना ग्रुप है दोस्तों। 29 बिजनेस में कंपनी काम करती है, ग्रुप काम करता है। 10 तो स्टॉक मार्केट में इसकी लिस्टेड कंपनियां हैं। 50,000 से ज्यादा ग्रुप के एम्प्लॉइज हैं। 40,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है और ऑल इंडिया इसकी प्रेजेंस है। कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों 26,000 करोड़ की ऑलमोस्ट इसकी मार्केट कैप है। 14,250 करोड़ की FY21 में इसने रेवेन्यू की। FY21 की इसकी 45 की EPS थी। पी रेशो इसका 19 का है। इतने बड़े रनअप के बाद, इतनी बड़ी तेजी के बाद स्टॉक फिर भी रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू इसकी 175 रुपीज है। कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों 4 मेन सेगमेंट हैं, हम चारों की चर्चा करेंगे। फोस्फेटिक फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन और रिटेल कारोबार, ये इसके 4 कारोबार है। तो हम चारों कारोबार का एक चेक लेंगे। कंपनी की जो ज्यादातर आमदन है दोस्तों वो फर्टिलाइजर सेगमेंट से आती है, जिसमें ये ग्रो मोर नाम से प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही रिटेल में मार्केट भी करती है। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का दोस्तों ये यूपीएल के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। स्पेशलिटी न्यूट्रिएंट्स में दोस्तों ये बेंटोनेट, सल्फर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस सेगमेंट में ये काम करती है। क्रॉप प्रोटेक्शन में दोस्तों ये देश की 5 टॉप पेस्टिसाइड कंपनियों में शामिल है। इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड, ये 3 सेगमेंट होते हैं पेस्टिसाइड के। तीनों सेगमेंट में कंपनी की प्रेजेंस है दोस्तों और कंपनी खुद ही इनको मार्केट भी करती है। मार्केट कहाँ से करती है? मार्केट करती है अपनी रिटेल चेन से। रिटेल चेन इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। आंध्रा, कर्नाटका और तेलंगाना में इसके 750 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट है। हर एक आउटलेट दोस्तों 30 से 35 गाँव को कवर करता है। 5,000 से ज़्यादा फैमिलीज को ये कवर करता है। तो इससे अपने ये प्रोडक्ट की जो बेहतर तरीके से कंपनी मार्केटिंग कर पाती है। अब किस सेगमेंट से इसकी कितनी रेवेन्यू आती है दोस्तों? फर्टिलाइजर सेगमेंट से 62% की रेवेन्यू आती है। क्रॉप प्रोटेक्शन से ऑलमोस्ट 15% की रेवेन्यू आती है। फर्टिलाइजर पे सरकार जो सब्सिडी देती है वहाँ से इसकी 23% की रेवेन्यू आती है दोस्तों। हम हमेशा अपने वीडियोज में चर्चा करते हैं, एज ए रिटेल निवेशक हम लोगों को ये जानना, ये समझना चाहिए कि कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है वो किस सेगमेंट में है और कहाँ से उसकी उस सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू आती है और उस कारोबार में कंपनी की प्रेजेंस क्या है।
तो कंपनी की जो ज़्यादातर रेवेन्यू है दोस्तों फर्टिलाइजर कारोबार से आती है, उसमें भी फॉस्फेट फर्टिलाइजर से 76% की इसकी रेवेन्यू आती है, यूरिया से इसकी लगभग 4% की रेवेन्यू आती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट से 5% की रेवेन्यू आती है, और बाकी जो फर्टिलाइजर बनाती है वहाँ से इसकी 12% की रेवेन्यू आती है। देश में दूसरे नंबर का ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर का दोस्तों मैन्युफैक्चरर है कोरोमंडल इंटरनेशनल की। अगर बात करें फर्टिलाइजर का दोस्तों कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी देख लेते हैं, हमारे देश में इसका क्या स्टेटस है। यूरिया का दोस्तों अगर हम देखें प्रोडक्शन हमारे देश में 245 लाख टन है, जबकि इसकी कंजप्शन है 350 लाख टन की। डीएपी का प्रोडक्शन है 460 लाख टन का, और इसकी कंजम्पशन है ऑलमोस्ट 120 लाख टन की। डीएपी में दोस्तों जो ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर बनाती है उसका जो मेन ब्रांड है वो डीएपी ही है, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। तो इस सेगमेंट में दोस्तों जिस सेगमेंट की ये लीडर है, जो इस सेगमेंट से इसकी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आती है, उस देश में उस सेगमेंट में दोस्तों देश में हमारे बड़ी डिमांड है। 120 लाख टन की डिमांड है, जबकि प्रोड्यूस सिर्फ 46 लाख टन होता है। तो कंपनी का जो डिमांड आउटलुक हमेशा बरकरार रहेगा। रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों, FY21 में रेवेन्यू इसकी 14,000 करोड़ रुपए की थी। लगातार इसकी रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, जैसा कि हम देख रहे हैं। एप्टा भी इसका लगातार ग्रो हो रहा है। पिछले साल इसने 2,000 करोड़ रुपए का एप्टा किया। प्रॉफिट देख लेते हैं दोस्तों, पिछले साल इसने 1312 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया। लगातार इसका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है। ईपीएस पिछले साल इसने 45 रुपए की ईपीएस की, और कंपनी वर्चुअली डेट फ्री हो गई। लगातार कंपनी ने अपना डेट कम किया है। प्रमोटर होल्डिंग देख लेते हैं दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 57% का स्टेक है, प्रमोटर का एफआईज का 7% का स्टेक है, डीआईज का 22% का स्टेक है, पब्लिक का इसमें 13.5% का स्टेक है। एक चीज और यहाँ एक्सप्लेन करना बनता है, पिछले 5 क्वार्टर से लगातार स्टॉक में लगातार लाइफ टाइम हाई लग रहे हैं, जब से इसने मार्च में लो लगे पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से। ये गिरावट में भी इसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया। कैसे? ये सिर्फ 30% ही मार्च में करेक्ट हुआ, जबकि निफ्टी ही साल 40% से ज़्यादा करेक्ट हो गया था। तो इसने गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया। उस गिरावट के बाद स्टॉक में बड़े हाई लगे, 950 तक के बड़ी रैली हुई, 950 तक के कंपनी में हाई लगे। ये 5 क्वार्टरों में लगातार एफआई और डीआई ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। हर क्वार्टर एफआई और डीआई का स्टेक कंपनी में बढ़ गया है, बट हमारी जो रिटेल निवेशकों की इसमें हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है। जर्नली ये हमारी विडंबना है देश की दोस्तों, रिटेल निवेशकों की। जो स्टॉक लगातार हाई बना रहा है, लगातार अप ट्रेंड में फंडामेंटली मजबूत है, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। रिटेल निवेशकों की लगातार उसमें जो हिस्सेदारी है वो कम होती रही है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो। डीआई और एफआई ने पिछले 5 क्वार्टर से कंटिन्यूस कंपनी में स्टेक बढ़ाया है, जबकि पब्लिक होल्डिंग इसमें लगातार कम हुई है। ब्रोकरेज हाउस की भी देख लेते हैं दोस्तों। ब्रोकरेज हाउस के कंपनी में बड़े अपसाइड की टारगेट है, लगभग सभी ने 4 फिगर में कंपनी में टारगेट दिए हुए हैं। तो ये हमने कोरोमंडल इंटरनेशनल का दोस्तों फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक ले लिया। फर्टिलाइजर सेक्टर की दोस्तों दिग्गज कंपनी है, फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड। ये हमारे देश में दोस्तों, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो हमारी आबादी है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। एग्रीकल्चर से उसकी रेवेन्यू जो लिविंग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है। हमारी जीडीपी में एग्रीकल्चर का दोस्तों ऑलमोस्ट 18% का योगदान है एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो इस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट कंपनियां, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो हमेशा फेवरेबल रहती हैं दोस्तों, क्योंकि अभी भी और जो आने वाले कुछ दशकों तक जो सरकार का फोकस है वो खेती बाड़ी पे ज़्यादातर रहेगा दोस्तों। और इस सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हो, चाहे ट्रैक्टर पार्ट से, चाहे स्पेयर पार्ट से, चाहे पेस्टिसाइड से, चाहे वो फर्टिलाइजर सेक्टर से, तो सबका जो आउटलुक है वो फेवरेबल रहेगा दोस्तों। अब बात करते हैं टेक्निकल की। टेक्निकल कंपनी के बहुत शानदार हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया। ये कंपनी ने पिछले साल मार्च में जब गिरावट आई तो पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत कम स्टॉक ऐसे थे जो निफ्टी से कम गिरे थे। ये 30% सी सिर्फ इसमें पिछले साल गिरावट आई थी, और इस स्टॉक ने बड़ा दोस्तों बड़ा रिटर्न बना के दिया। जो आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट हैं ये मंथली चार्ट्स हैं। अगर पिछले 15 साल का डाटा देखें तो पिछले 15 साल में स्टॉक में 50% से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक ने जनरेट करके दिए हैं। तो मंथली चार्ट पे स्टॉक बढ़िया ट्रेंड में, अप ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। मंथली चार्ट हमने देख ली दोस्तों। अब चलते हैं वीकली चार्ट्स पे। वीकली चार्ट्स भी इसके शानदार है, अप ट्रेंड में है।
कोरोना काल में जैसा कि हमने देखा कि सिर्फ 30% की ही इसमें गिरावट हुई, 950 तक के हाई लगाने के बाद अब ये अपने हाई से 10% के आसपास करेक्ट हुआ है। हमारी इस सीरीज में दोस्तों, टेक्नो फंडा सीरीज में हम कभी भी ओवरबॉट स्टॉक्स को, टेक्निकली ओवरबॉट स्टॉक्स को रेकमेंड नहीं करते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी है दोस्तों, उसका सबसे कोर प्रिंसिपल है वो है बाई ऑन डिप। जब भी कोई स्टॉक अच्छे ट्रेंड वाला स्टॉक, अच्छे अप ट्रेंड वाला स्टॉक अपने हाई से 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है तो हम लोग उसमें टेक्नो फंडा सीरीज का एक एपिसोड करते हैं। जैसा कि आप कोरोमंडल इंटरनेशनल में देख रहे हो, वीकली चार्ट्स पे ये शानदार एक अप ट्रेंड में, शानदार राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है और अब ये अपने हाई से 10% करेक्ट हुआ। अब इस करेक्शन का स्टॉक को बेनिफिट कहाँ मिला? इस करेक्शन का स्टॉक को बेनिफिट मिला है दोस्तों इसकी वीकली आरएसआई में। वीकली आरएसआई स्टॉक की लगातार ओवरबॉट जोन में रहने के बाद अब इस करेक्शन के बाद न्यूट्रल जोन में आई है, खरीदारी की जोन में आई है। आरएसआई, बाई ऑन डिप, दोनों स्ट्रेटजी के ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं। आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। किस प्रकार से अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक में हमें बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए, इन वीडियो में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल दोस्तों टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे शानदार स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है। FY21 में कंपनी बिल्कुल डेट फ्री हो गई। देश के दिग्गज ग्रुप मुरगप्पा ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, कॉर्पोरेट कोई इशू नहीं है। प्लेज की अगर बात करें 0.01%, बहुत माइनर प्लेज है जिसकी कोई रेलेवेंस है नहीं है, कोई खास रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टमेंट में PDC का फार्मूला डिस्कस करते हैं, प्लेज, डेट और कारपोरेट गवर्नेंस। तो डेट भी नहीं है और कारपोरेट गवर्नेंस का भी कोई इशू नहीं है। प्लेज 0.01% है तो वो माइनर है, उसकी कोई रेलेवेंस है नहीं है। तो ये हमारे कोरोमंडल इंटरनेशनल के ऊपर दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस हो गए। हमने स्टॉक का टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया, हमने स्टॉक का फंडामेंटल एस्पेक्ट चेक किया। स्टॉक दोस्तों बड़े अप ट्रेंड में है और बड़े ट्रेंड वाले स्टॉक्स में हमेशा दोस्तों बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। 10 से 15% की करेक्शन सफिशिएंट होती है दोस्तों। कोई भी अच्छे अप ट्रेंड वाला स्टॉक दोस्तों जब भी अपने अप ट्रेंड में 10 से 15% की जोन में करेक्ट होता है तो हमेशा ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए एक शानदार मौका प्रदान करता है। ये जो हमारी सीरीज है दोस्तों, ये एक एजुकेशनल पर्पस सीरीज है। एजुकेशनल पर्पस से हम लोग इसके एपिसोड बनाते हैं ताकि आप एज ए रिटेल निवेशक स्टॉक्स को हमें किस प्रकार से एनालाइज करना है ये जान सकें। अगर आपको कोरोमंडल इंटरनेशनल में निवेश करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह अवश्य ले लें। आपको कौन सा स्टॉक पसंद है, किस स्टॉक में चाहते हो निफ्टी इंडिया विजार्ड अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश अच्छी लगी वीडियो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि निफ्टी इंडिया विजार्ड की तरफ से जब भी कोई अगला एपिसोड अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।